clear about confusion, you become clear of confusion. जिस चीज को जान लिया उससे मुक्त हो गए। जिसके भी करीब जाओगे उसके बारे में धारणाओं से, छवियों से, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाओगे। जिसके भी करीब जाओगे, अगर वास्तव में करीब गए हो ईमानदारी से, तो उसको और अपने को एक पाओगे, दूरी मिट जाती है। जैसे गीता में अर्जुन को बोलना युद्ध करने के लिए, तो उसका मेन रीजन यही है कि क्योंकि वो डाउट नहीं करें या ना करें, तो करके देख लो एक बार, जैसे कि वो कंफ्यूजन से मुक्त हो जाएंगे। तो युद्ध तो वैसे ही है, यही है। युद्ध का मतलब है इस वक्त जो भी उचित कर्म है तुम्हारे लिए। कृष्ण को युद्ध में कोई रुचि नहीं है कि लड़ाइयाँ होनी ही चाहिए। कृष्ण तो बस ये देख रहे हैं कि वजह क्या है कि जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर्म है तुम उससे पीठ फेर रहे हो। अर्जुन के मन में करुणा उठी होती, अर्जुन के मन में प्रेम उठा होता, और इस कारण कहता कि ना, लड़ाई नहीं करनी है, तो कृष्ण का उत्तर दूसरा होता। अर्जुन मैदान पर खड़ा है और अर्जुन को सता क्या चीज रही है, क्या है जो अर्जुन को विवश कर रहा है गांडीव रख देने को? परिजनों की हत्या। मोह है, अज्ञान है, धारणाएं हैं। कृष्ण को इन्हें नहीं ठहरने देना है। गीता वही नहीं होती अगर अर्जुन ने ये कहा होता कि मैं बिल्कुल जान गया हूं कि मैं क्या हूं, मेरे सामने जो है वो कौन है, सत्य क्या है, संसार क्या है, और किसी तरह के राज्य को पाने में मेरी कोई दिलचस्पी बची नहीं। तब कृष्ण उससे वही सब कुछ ना कहते जो उन्होंने कहा। अर्जुन की बात दूसरी थी। अर्जुन कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे परिजन हैं, मैंने इनके साथ बचपन गुजारा है। कृष्ण कोई युद्ध अनुवादी नहीं है, उनको ब्लड थर्स्टी वॉर मॉन्गर मत बना देना कि तो चाहते हैं कि लड़ाइयां हो। कृष्ण युद्ध के साथ नहीं है, मोह और डर के खिलाफ है। ये दो अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो? युद्ध के साथ यदि होते तो कई मौकों पर उन्होंने स्वयं ही युद्ध को टालने की चेष्टा न की होती। युद्ध हो जाए ऐसा उनका कोई आग्रह नहीं है। पर अब जब खड़े हो और युद्ध की स्थिति है और वहां तुम्हारे पांव कांपें, तो कृष्ण तुमसे यही कहेंगे कि ना, अब तो लड़। अब इस स्थिति से पीछे हटना अपने अहंकार को प्रश्रय देने जैसा है। अब तो लड़। अब जब आ गई है नौबत तो लड़, ना आई होती तो दूसरी बात थी। और कौन सी लाइनें पसंद आई आपको निसर्ग की? Here and now, leave the mind alone. तो कोई मन को कैसे अकेला छोड़ सकता है? मन पे बोझ न डालते, मन के साथ अपने आप को न जोड़ के, तुम हो, मन मन है, मन को अपना काम करने दो। तुम हो जो मन पर सामग्री डालते हो अपने अनुरूप, तुम हो जो मन को विवश करते हो कि तुम्हारी पसंद की जगहों पे जाए। आंखें हैं,
इधर भी देख सकती हैं, इधर भी देख सकती हैं, इधर भी देख सकती हैं, नीचे भी, ऊपर भी, और बंद भी हो सकती हैं। पर तुम खुद आंखों को मजबूर करते हो कि वो तुम्हारे पसंदीदा चेहरे पे जाके थम जाए। करते हो कि नहीं करते हो? आंखों ने कभी कहा कि इतने चेहरों में एक ही चेहरे को पकड़ना? तुम उसे मजबूर करते हो। फिर तुम मन को उस विषय के ख्यालों से भर लेते हो और फिर तुम्हें लगता है कि वो विषय जैसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा बैठा है ना, तो तुम्हारी अपनी वृत्तियां हैं, तुम्हारे अपने विकार हैं। मन को अकेला छोड़ो, मन को मुक्त छोड़ो। मन कहीं भी जा करके नहीं बैठना चाहता। मन बहते पानी की तरह है, वो किसी का भी नहीं है और सबका है। ये जो नदी बह रही है सामने से, किसकी है? किसकी है? और सबकी है। तुम मन को किसी एक का बना देना चाहते हो। वहां पे अभी कुछ रखा हो, मान लो रुपया पैसा है, कोई ऐसी चीज तुमको पसंद है, तो तुम्हारी आंखें वहां से हट ही नहीं रही हैं। अब तुमने मन पर बेड़ियां डाल दी हैं, तुमने आंखों की स्वतंत्रता छीन ली है। आंखें अब कहीं और जा ही नहीं पाएंगी, तुमने जकड़ दे दी आंखों को। मन को अकेले छोड़ने का मतलब है मन के साथ मैं को मत जोड़ो। बुद्धि को व्यक्ति से मुक्त होकर चलने दो। एन इम्पर्सनल इंटेलिजेंस। वास्तव में बुद्धि और बोध में बहुत दूरी नहीं होती। बुद्धि और बोध के बीच में व्यक्ति बाधा बन जाता है। बुद्धि और बोध में अंतर ही इतना होता है, बुद्धि किसी की होती है, बोध किसी का नहीं होता। फिर इसीलिए मुझे भी बार बार बोलना पड़ता है कि अक्ल मत लगाओ, बुद्धि मत चलाओ। बोलता जरूर हूं, पर अक्ल में कोई बुराई थोड़ी ही है। बुद्धि की अशुद्धि होती है अहंकार। बुद्धि से ही अशुद्धि हटा दो तो बुद्धि स्वयं बोध है। बुद्धि से अहंकार हटाओ तो बुद्धि ही बोध है। फिर जो भी तुम विचार कर रहे हो वो विचार अव्यक्तिगत विचार है। फिर उस विचार का केंद्र अहंकार नहीं है, मैं नहीं है। अब वो केंद्रहीन विचार है, वो इम्पर्सनल थॉट है। अब बुद्धि चलाने में, विचार करने में कोई तकलीफ नहीं है, कुछ गलत नहीं हो जाएगा। जो तड़पता मचलता मैं होता है ना, ये सारी गड़बड़ियां कर देता है। ये आंखों को देखने नहीं देता, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कानों को सुनने नहीं देता, शरीर को स्थिर बैठने नहीं देता, जबान को सही शब्द नहीं उच्चारित करने देता। नहीं तो सब बढ़िया। ये समझ में नहीं आया हाफिज का फोर्थ लाफिंग एट द वर्ड टू। बोलिए। Only that illuminated one who keeps seducing the formless into मजे लेके पढ़िए थोड़ा। क्या इसमें? only that illuminated one who keeps seducing the formless into form had the charm to win my heart. Only a perfect one who is always laughing at the word two can make you only of love. ये जो TOO2 है ना, ये इससे समझ में नहीं आया। TWO टू दो हाँ, तो ये वाली चीज इसलिए नहीं आ रही थी। द्वैत है वो। सिर्फ वो जो द्वैत पर हंसता रहता है, सिर्फ वही तुम्हें प्रेम बता सकता है। जहाँ दो है वहां प्रेम कहाँ है? वहां तो बंटवारा है ना।
द्वैत प्रेम थोड़ी जानता है, द्वैत दूसरे के बारे में जानेगा, द्वैत दूसरे को थोड़ी जानेगा। दूसरे को जानने के लिए तो निकटता चाहिए, निकटता जितनी होगी दूसरेपन का भाव, अनजानेपन का भाव उतना कम होता जाएगा ना। दूसरा जब तक दूसरा है तब तक उससे परिचय हो सकता है, प्रेम नहीं। और जो इसका पहला पैराग्राफ है, करा तो था कल इन्होंने, वाह वाह माटी दी गुलजार। कौन था जिसने मिट्टी को आकार दे दिया? Only that illumined one who keeps seducing the formless into form had the charm to win my heart. इसके पीछे जो बात चलती है वो कुछ ऐसी है कि आप इंसान को देखें, किसी जानवर को देखें, पेड़ को देखें, वो सब कुछ जो चैतन्य लगता है उसको देखें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि दो चीजें हैं जो एक में आ गई हैं। एक चेतना जो ग्रॉस है, शरीर है, मटेरियल, एक शरीर जो ग्रॉस है, मटेरियल है, हाथ है, पाँव है, रूप है, रंग है, आंखें हैं, नाक है, और दूसरा प्राण, आंखों के पीछे का प्रकाश, बोध। और ये दो अलग अलग हैं जो एक ही पिंड में आ गए हैं। तो कहानी कहती है कि ये पहला द्वैत है, जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति। फॉर्म प्रकृति की होती है, लेकिन वो फॉर्म है ये कहने वाला पुरुष होता है। आपके सामने एक आकार है, एक घर है। आकार घर का हो सकता है, लेकिन कोई घर दूसरे घर को नहीं देख सकता। चेतन वो जो जड़ को देखे, पुरुष वो जो प्रकृति को देखे, तो ये दोनों हमेशा एक साथ चलेंगे। आंख घर को देखेगी, घर घर को नहीं देख सकता। प्रकृति प्रकृति को नहीं देख सकती, प्रकृति पुरुष हमेशा एक साथ चलेंगे। तो ये पहला द्वैत है। प्रकृति क्या जिसे पुरुष देखे, पुरुष कौन जो प्रकृति को देखता हो। यही तो द्वैत की शर्त होती है ना, कि उसके दो सिरे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। तो ये पहला द्वैत है। तो जो पहला द्वैत है ये जिस बिंदु से निकलता है उसको अद्वैत कहते हैं। फिर इस द्वैत के बाद हजारों और द्वैत आ जाते हैं। फिर इस द्वैत के बाद हजारों और द्वैत हैं। फिर तुम नीला पीला, काला सफेद, सर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, फिर सारी बातें तुम कर सकते हो। लेकिन प्राथमिक द्वैत यही होता है, क्या? पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन। तो फॉर्मलेस इनटू फॉर्म, फॉर्म माने दोनों, पुरुष और प्रकृति। क्योंकि कहने को फॉर्म प्रकृति की है, पर वो फॉर्म है ये कहने वाला कौन है? पुरुष। फॉर्मलेसनेस अद्वैत है। फॉर्मलेसनेस टेक्स मैनिफेस्टेशन
as form. Formlessness opens itself up as forms. और फॉर्म हो उसके लिए दो चाहिए, एक जो फॉर्म ले, दूसरा जो कहे कि फॉर्म है। जो फॉर्म ले उसका नाम है, और जो कहे कि फॉर्म है वो पुरुष है। प्रकृति पुरुष दोनों के पीछे जो बैठा है वो है द्वैत, वो है प्रथम। तो अद्वैत प्रकृति और पुरुष इन दोनों से भी भिन्न हो गया, तुमसे भिन्न नहीं, इनके पीछे हो गया, इनका आधार हो गया। आधार में सोच